मरे हुए आदमियों को अभी लोन करते हैं, फिर उसको रिकवरी किस तरीके दिखाते हैं? बजाज तो मुर्दों से पैसे ले जी, जब मरे को दे क्यों नहीं सकता, ये कहानी है जी। मुर्दों से पैसे लेता भी है और देता भी है। देता भी है, दोनों काम बजाज करता है जी। उपाध्याय जी, आपने सारी बात सुनी। जी। किस तरीके मरे हुए लोगों का लोन करते हैं या ये कंपनियां, क्या ऐसी कंपनियों को मार्केट में रहना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात तो कोई नया बच्चा अगर आपके पास काम करने आता है तो ये लोग उसको क्या करते हैं, लालच देते हैं जी। सैलरी दे दिया 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, भाई तुम ये केस करो, तुम्हें इसका डबल दे देंगे। तो नए बच्चों को इतना पता नहीं होता कि भाई आगे जाकर तुम इसमें फंसने वाले हो। इस बच्चे के साथ भी वही हुआ, इसे 2-3 केस कराए इन्होंने ऐसे, और जब वो रिकवरी वाले उस एड्रेस पे पहुंचते थे तो पता चलता था कि वो आदमी तो पहले ही मर चुका है। जी। कल उसने क्या, रात के टाइम मैनेजर का उसके पास फ़ोन आया, गाली गलौज हुई, उसने कहा भाई मेरी सैलरी दे दो, मैं तुम्हारे पास काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने उसको बुलाया यहाँ पे बस अड्डे के पास, दोनों ने उसके साथ मारपीट करी, इतनी मारपीट करी कि उस बच्चे का दांत भी टूट गया। वो अपनी पत्नी को उसने फ़ोन किया, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ अलग किराए के मकान में रहता था। वो अपना सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के लिए गया। आगे इतने शातिर लोग ये हैं, उसके मेडिकल कराने से पहले सिटी हॉस्पिटल में उसमें थाने में जाके अपनी FIR दर्ज करा दी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग खड़े हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर। देख सकते हैं तमाम लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज क्या कुछ यहाँ पर मामला है, क्या वजह रही इनकी यहाँ पर आने की, इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। कुलदीप जी, कहाँ से आया? मैं बदावराम कॉलोनी पानीपत का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल में किस लिए आना हुआ आपका? आज सिविल हॉस्पिटल में जी 2 आदमियों के प्रेशर में आके मेरे साले ने सुसाइड कर लिया, उसके कारण यहाँ आना हुआ। प्रेशर क्या, कुछ लेन देन का मामला था? कुछ कर्जा ले रखा था आपके साले ने? ये बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रहा था जी। तो इसके सीनियर थे गौरव उपाध्याय और दुर्गा प्रसाद शर्मा जी। उन्होंने इसकी सैलरी रोक ली। सैलरी रोकने के बाद इसने उनको फ़ोन किया, भाई सैलरी दे दो। तो इन्होंने इसको बोल दिया, भाई तू यहाँ पर बस स्टैंड के पास आ जा, तेरे को सैलरी देते हैं। यहाँ बुला के इसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद रात इन्होंने FIR दर्ज कराई। अपनी FIR दर्ज करने के बाद वो इतने प्रेशर में आ गया इनके, जैसे इन्होंने को धमकी दी, मार देंगे तेरे को, ये कर देंगे। FIR किसने दर्ज करवाई, दुर्गा प्रसाद और ने या तो आपके साले ने? मेरे साले ने वो पहले करवाया झूठ मूठ, मेरे साले ने बाद मेडिकल होने के बाद हुई उसकी FIR दर्ज जी। पर रात को इतने प्रेशर में आ गया कि तेरे को पीट भी लिया, तेरे ऊपर FIR भी दर्ज करा दी, और उसने इनके प्रेशर में आने के बाद सुसाइड कर लिया। सुसाइड घर के अंदर किया या कहीं? सुसाइड घर के अंदर किया जी। तो क्या आपको कैसे पता लगा कि उसने सुसाइड किया है, या कोई हार्ट फेल की वजह से कोई दिक्कत हुई हो उनको? मैम वो हैंगिंग था, और दूसरा वो सुसाइड नोट लिख के गया। सुसाइड नोट लिखा हुआ था उसने, उसमें उसने बाकायदा लिखा हुआ था इस आदमी के कारण मैंने सुसाइड किया। अच्छा, जिस टाइम कहते हैं घर में कोई नहीं था उस टाइम जब वो उसने अपने आप को हैंग किया? एक्चुअली क्या है ना जी, वो शादीशुदा था, उसकी घरवाली ना थोड़ी बीमार है, उस बीमारी के कारण ना वो अलग रहती थी। दूसरे कमरे में 2 कमरे थे, वो अलग जाके सो गई, वो अलग सो गया, और वो टेंशन प्रेशर में आके रात को सुसाइड कर लिया जी। आप लोगों को किस समय पता लगा? मुझे लगभग 2:30 बजे के आसपास उसकी घरवाली का फ़ोन आया, उन्हें जीजा जी ऐसे ऐसे करके बात होगी है और एक बारी घर आ जाओ। तो उस समय मुझे पता चला, वहाँ जाने के बाद पता चला भी ऐसे ऐसे कहानी है। क्या नाम था आपके साले का? सुमित। सुमित। उम्र कितनी है? लगभग 28 वर्ष। 28 वर्ष। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में जी एक उसका बड़ा भाई है, वो अलग रहता है, और माँ बाप भी एक किराए पे रहते थे, माँ बाप भी अलग रहते हैं किराए पे। अच्छा, मतलब ये अपनी फैमिली के साथ अलग रहते हैं? हाँ जी। घर इसके 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं? हाँ जी, छोटे बच्चे हैं। क्या उम्र है उनकी? एक बच्चा 3 साल का जी, एक 2 साल का। मतलब लगभग बच्चे भी छोटे छोटे ही हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं जी। तो आप श्योर हैं कि इन्होंने उनके दबाव में ही आके? मतलब श्योर हैं, उसने सुसाइड नोट में बाकायदा लिखा है ये कि मैं इन 2 आदमियों के दबाव में आके सुसाइड कर रहा हूँ जी। हाँ जी। नाम अपना एक बार फिर से? कुलदीप, बदावराम कॉलोनी। तो देखिए, कुलदीप हमारे साथ है। इनका कहना है कि इनका जो साले हैं वो बजाज फाइनेंस में काम करते थे, और किस तरीके, देखिए बजाज फाइनेंस का नाम पहले भी आपने सुना होगा कि लोगों को पैसा देते हैं, कर्ज देते हैं, उनके फाइनेंस करते हैं, किस तरीके लोगों को परेशान करते हैं। अक्सर ये बातें सुनने को आती हैं कि बजाज फाइनेंस के चक्कर में जो पड़ता है वो कभी सुकून से नहीं रह सकता है। यहाँ तो उन्होंने अपने ही एम्प्लॉय के साथ ऐसी वारदात कर दी कि वो अपने आप को मारने के लिए मजबूर हो गया, खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। ये कहना है उनके जीजा कुलदीप का। उनका कहना है कि सुमित जो है बजाज फाइनेंस में जॉब करता था, फील्ड वर्क था, और 2 अधिकारी जो आला अधिकारी अपने आप को बताते हैं बजाज फाइनेंस के, एक तो शर्मा जी हैं और एक
दुर्गा प्रसाद शर्मा। हाँ जी, दूसरा गौरव उपाध्याय। देखिए, दुर्गा प्रसाद शर्मा और गौरव उपाध्याय, दो शख्सों का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। ये बजाज फाइनेंस में अधिकारी के रूप में काम करते हैं। उनके द्वारा इनके साले सुमित को इतना परेशान किया गया। हालांकि परेशानी का कारण जो था उसको दूर करने के लिए इनके साले ने नौकरी तक छोड़ दी थी, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद जब उसने अपनी सैलरी मांगी तो सैलरी देने के नाम पर उसको बस स्टैंड के पास बुलाया गया। बस स्टैंड के पास जब वो आया, उसे सैलरी तो नहीं मिली, लेकिन सैलरी के बदले में उसे मिले लात घुसे और उसकी अच्छे से पिटाई कर दी गई, जिसको लेकर के सुमित जो है काफ़ी आहत हो चुका था। वो अपने घर गया। हालांकि उसने शिकायत जरूर लिखवाई थी। गौरव और जो दूसरे शख्स थे उन्होंने जो है उसकी शिकायत पहले थाने में दे दी थी, लेकिन सुमित ने अपना मेडिकल करवाने के बाद जो है अपनी शिकायत थाने में दी, लेकिन उसे शायद कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आई थी। वो इसी बात से आहत था और घर जा करके उसने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। इनको पता लगता है रात 2:30 बजे, जिस समय इनको पता लगता है तभी से ये लोग परेशान हैं। और इनको हॉस्पिटल किस समय लेकर के आए आप? जब पुलिस, हमने इसके बाद पुलिस को इत्तला की जी। पुलिस लगभग 3 बजे के आसपास पहुंची। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाई, फिर लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास हॉस्पिटल आए। अभी पोस्टमार्टम हो गया? नहीं जी, अभी थाने से आए हैं, FIR लिखवा के। अब ये पुलिस अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं, आएंगे तो फिर उसके बाद पोस्टमार्टम। अच्छा, FIR हो गया? हम लिखवा के आ गए हैं, वो तो उन्होंने ऑनलाइन करनी है जी। अभी तक उन्होंने ऑनलाइन की है नहीं की, वो आने के बाद आपने एक शिकायत पत्र दायर कर दिया, लेकिन दे चुके हैं जी, शिकायत पत्र दे दिया। दे चुके हैं? हाँ जी। तो क्या लगा चाहते हैं आप लोग? हम इस मामले में जो उचित कार्रवाई चाहते हैं, जो उसके साथ घटना घटित हुई, जिस कारण से वो इतने हरासमेंट का शिकार हुआ, उस चीज़ के लिए जो उसने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली, उसके बच्चों को, उसको पत्नी को उस चीज़ का न्याय मिले। गौरव जी, बजाज फाइनेंस वालों की अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। कई जो फाइनेंस करवाते हैं वो भी परेशान हैं इनसे। अब एम्प्लॉय की बात आ गई तो आपके साले उनके एम्प्लॉय थे, वो भी परेशान हैं। तो क्या ऐसी कंपनियों को इसी तरह खुलेआम छोड़ देना चाहिए जो लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करते रहें? मैम, बजाज फाइनेंस की कल रात को ही जब मैं उसका झगड़ा हुआ, उसने मुझे बताया कि मैंने नौकरी जी जैसे छोड़ी थी इनके पास से, इन्होंने मेरे से ना मरे हुए आदमी का लोन करवाया प्रेशर दे के। अब मरे हुए आदमी का? मरे हुए आदमी मरे हुए 3 महीने हो गए, तो उसके बाद लोन करवा दिया मैनेजर ने। अच्छा। इसलिए मैंने उसके बाद मेरे घर जब किस्त तो आनी नहीं मरे हुए आदमी की, मेरे घर आते रिकवरी वाले किस्त दिला भाई इसकी, तो मैनेजर ने बाद में हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा जी मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। अब मेरी सैलरी रोक ली। नहीं, मरे हुए का मैनेजर को पता नहीं था कि वो आदमी मर चुका है और उसका लोन करवा रहा है वो? मैं ये नए नए लड़कों को लगाते हैं, उनको फंसाते हैं, उनको पता नहीं होता। उनको ये लगता है तुमने 15,000 कमाने थे, 30,000 कमा लिए, उनसे उल्टे सीधे काम करवाते हैं। मतलब मरे हुए आदमियों को अभी लोन करते हैं, फिर उसको रिकवरी किस तरीके दिखाते हैं? बजाज तो मुर्दों से पैसे ले ले जी, जब मरे को दे क्यों नहीं सकता? ये कहानी है जी। मुर्दों से पैसे लेता भी है और देता भी है? देता भी है, दोनों काम बजाज करता है जी। तो मतलब ऐसा धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां क्या लोगों के हित में हैं ये? नहीं जी, ये तो लूट मार कंपनी है जी, लोगों के हित की कंपनी नहीं है, ये लूट मार करने वाली कंपनी है। तो सरकार से कोई गुजारिश करना चाहेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? मेरी सरकार से ये गुजारिश है जी, ऐसी कंपनियों को नियंत्रण में ले, देखे, इनके ऊपर कोई भी RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई काम नहीं करता ये। इन्होंने जितने भी, मैं भी पहले बजाज फाइनेंस के बारे में सुनता था, कई बार आती थी न्यूज़ पे, ये कर दिया वो कर दिया। मैं सोचता था लोग पैसे लेने के लिए बाद पैसे नहीं देते, पैसे लेने के बाद पैसे देने चाहिए। मुझे अब पता चला कि तो मरे हुए आदमी को लोन करके पैसे खा जाते हैं, तो पैसे कैसे देंगे लोग? अब उसकी फैमिली पैसे थोड़े ही देगी। जब इन्होंने झूठ मूठ कागज़ बना के मरे हुए आदमी के पैसे दे दिए, उसकी फैमिली क्यों पैसे देगी? मतलब पैसे दिए नहीं है, वैसे ही मुर्दा पैसे खुद खा लिए, मुर्दा के नाम के कागज रेडी कर दिए। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जिसके घर से आदमी गया उसी को ये पैसा उनसे वसूलने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं एक अजीब बात कुलदीप ने आज यहाँ पर बताई है कि किस तरीके बजाज फाइनेंस के लोग मरे हुए लोगों का लोन करते हैं और लोन का पैसा जो है उसके परिवार तक भी नहीं पहुँच पाता है। पैसा ये खुद खाते हैं और परिवार को दंडित किया जाता है, वो किस्तें भरने के लिए उनको बाधित किया जाता है, लेकिन परिवार को तो पता ही नहीं होता कि आखिर उनका लोन हुआ या नहीं हुआ, उनके परिवार के सदस्य ने लोन लिया कब, क्योंकि वो व्यक्ति 3 महीने या 6 महीने पहले मर
चुका होता है और मरे हुए इंसान का लोन किस तरीके होता है, ये भी आज कुलदीप ने बताया कि बजाज फाइनेंस वाले मरे हुए व्यक्ति का लोन करते कैसे हैं और कैसे एक मरा हुआ व्यक्ति लोन ले लेता है। और फिर ये जो है बजाज फाइनेंस वाले अगर मरे हुए व्यक्ति का लोन करते हैं तो इनको लोन भी मरे हुए व्यक्ति के पास ही जाकर के लेना चाहिए, ना कि जिंदा लोगों को तंग करना चाहिए। एक नई बात आज निकल करके सामने आई है बजाज फाइनेंस को लेकर के। प्रदीप उपाध्याय जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। उपाध्याय जी, आपने सारी बात सुनी जी। किस तरीके मरे हुए लोगों का लोन करते हैं या ये कंपनियां, क्या ऐसी कंपनियों को मार्केट में रहना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात तो कोई नया बच्चा अगर आपके पास काम करने आता है तो ये लोग उसको क्या करते हैं, लालच देते हैं जी। सैलरी दे दिया 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, भाई तुम ये केस करो तुम्हें इसका डबल दे देंगे। तो नए बच्चों को इतना पता नहीं होता कि भाई आगे जाकर तुम इसमें फंसने वाले हो। इस बच्चे के साथ भी वही हुआ, इसे 2-3 केस कराए इन्होंने ऐसे। और जब वो रिकवरी वाले उस एड्रेस पे पहुंचते थे तो पता चलता था कि वो आदमी तो पहले ही मर चुका है जी। फिर वो रिकवरी वाले उस एजेंट को पकड़ते थे जिसकी वजह से ये लोन हुआ, तो इसके पास आकर प्रेशर डालते थे। इस वजह से ये परेशान हो रहा था। तो इसने अपने जो दुर्गा प्रसाद है और गौरव उपाध्याय है उनसे बात करी, भाई इस जो पचड़ा है ये इसमें से मुझे निकालो। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तू जाने तेरा काम। जबकि उस बच्चे के पास उस लोन में से कुछ भी नहीं आया, जो उसका कमीशन था वही उन्होंने दिया उसको, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। और इस वजह से उसने फिर वहाँ से नौकरी छोड़ दी कि भाई मैं इसमें नहीं रह सकता, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम हो गया। रिकवरी वाले घर आके गाली गलौज करते थे। प्रदीप जी, एक बात जानना चाहूँगी, सुमित उनके घर पहुंचा कैसे? जिनका लोन किया गया मृत व्यक्ति का, उसका रेफरेंस कहाँ से मिला उनको, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले? ये यही लोग देते थे। अच्छा, यही लोग उनको देते थे, यही लोग उनको एड्रेस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाते थे, तो सारा कुछ यही लोग करते थे। उसको मतलब नया एम्प्लॉय को कुछ नहीं पता कहाँ से क्या करना है, रास्ता भी यही बताते थे, सब कुछ कराते भी यही थे। अच्छा, जब एक लोन होता है या फाइनेंस होता है, सिग्नेचर भी होते होंगे लोन या फाइनेंस लेने वाले व्यक्ति बिल्कुल होते होंगे। वो कैसे हो गए इनके, मतलब मृत आदमी? ये जो कहना, ये इंद्रजाल जो उन्होंने रचा हुआ है अपनी कंपनी के अंदर, सब वो षड्यंत्र है इन लोगों का, उसी के तहत ये सब काम करते थे। तो देख सकते हैं किस तरीके जो है नए बच्चे जो आज रोजगार की तलाश में जगह जगह भटकते हैं, बजाज फाइनेंस वाले उन्हें सुनहरे सपने दिखाते हैं, सैलरी का लालच देते हैं और किस तरीके मरे हुए व्यक्तियों का लोन, जी हाँ, सारी कागजी कार्यवाही वो पूरी करवाते हैं, कहीं साइन करवाने होते हैं, उस व्यक्ति का इंतजाम भी वो खुद करते हैं और उसके बाद किस तरीके लोगों को फंसा करके सुनहरे सब्ज बाग दिखा करके उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस बात से यही पता लगता है। जी प्रदीप जी, कल उसने क्या, रात के टाइम मैनेजर का उसके पास फ़ोन आया, गाली गलौज हुई। उसने कहा भाई मेरी सैलरी दे दो, मैं तुम्हारे पास काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने उसको बुलाया यहाँ पे बस अड्डे के पास, दोनों ने उसके साथ मारपीट करी, इतनी मारपीट करी कि उस बच्चे का दांत भी टूट गया। वो अपनी पत्नी को उसने फ़ोन किया, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ अलग किराए के मकान में रहता था। वो अपना सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के लिए गया आगे। इतने सातिर लोग ये हैं, उसके मेडिकल कराने से पहले सिटी हॉस्पिटल में उसमें थाने में जाके अपनी FIR दर्ज करा दी कि भाई पहले हम ही कर देते हैं, और अपने लिख दिया कि भाई हमारी तो चैन लूट के ले गया। जबकि जो लड़का था उसने बताया कि भाई वो आज पुलिस वाले के सामने भी दिया करण ने, अगर भाई मैंने खुद चैन उठा के दी उनको, लो भाई पकड़ो अपनी चैन। तो यहाँ तक षड्यंत्र रचते हैं कि भाई मारपीट करो, अगले से पहले अपनी FIR दर्ज कराओ, उल्टा उसको केस में फंसाओ। मतलब पुलिस वालों का भी यही फंडा है कि जो पहले शिकायत दे दे कार्रवाई उसी पे होती है। ऐसा कोई फंडा नहीं है, पुलिस वालों को तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ हो रही है। वो पुलिस वालों के पास चले गए, उसके बाद में उसकी पत्नी, क्योंकि उनका मामला सिटी थाने का था और ये लड़का तहसील कैंप थाने के अंडर में आता है। तो ये फिर रात को 11 बजे इसकी पत्नी और ये दोनों गए, इनके FIR दर्ज कराई इन्होंने, पुलिस वालों ने अच्छे से इनको किया। और रात को फिर उसने इतना प्रेशर में आ गया कि उसने रात को फिर ये बल्कि सुसाइड नोट छोड़ कर गया है। सुसाइड नोट भी पुलिस वालों को मिला है वहाँ से, बाकायदा उसने दोनों के नाम लिखे कि भाई इनके प्रेशर में आगे मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं किस तरीके सुमित ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा और उसमें स्पष्ट लफ्ज़ों में लिखा गया है कि उसने सुसाइड क्यों किया। तो इन लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या ऐसी फाइनेंस कंपनियां बाज़ार में रहनी चाहिए जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करती हैं या नहीं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।